हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के भाग 6 को देखते हैं। इसके पहले हम लोग 5 भाग देख चुके हैं। पांचों भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में देखें। यहाँ पहला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन मेगास्थनीज की इंडिका में है। इसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री थे। इसके लिए एक ट्रिक है, DKPK योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, अर्थात DKPK योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। डी से हो जाएगा दार्शनिक, के से हो जाएगा कृषक, पी से हो जाएगा पशुपालक, के से हो जाएगा कारीगर, उसके बाद योद्धा और निरीक्षक, मंत्री। यही 7 वर्ग थे मेगास्थनीज की इंडिका में। इन्होंने मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में किया तथा यह बताया कि मौर्य समाज में दास प्रथा नहीं थी। किसने यह बताया? यदि पूछा जाए कि मौर्य समाज में दास प्रथा नहीं थी, तो इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज की इंडिका से यह सिद्ध होता है कि मौर्य समाज में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंडिका। इंडिका जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की है। मेगास्थनीज ने की है। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का विवरण दिया है मेगास्थनीज की इंडिका ने। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारी को एस्टनमोई कहता था। नगर के पदाधिकारी को एरिस्टोनमोई कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग एवं बलि थे। भाग और बलि क्या थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत के राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन का 1 भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था या कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। वही भूमि कर वसूलने का काम एग्रनमोई द्वारा किया जाता था। एक कर वसूलने का काम एग्रनमोई द्वारा किया जाता था। एग्रनमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर को वसूलता था। वही अक्रा अध्यक्ष जो था, वह खानों का नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा करने वाला कौन था मौर्य मंत्री परिषद में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता द्वारा किया जाता था, जबकि अंतपाल का कार्य दुर्ग रक्षक था। प्रतिष्ठा की बात की जाए
तो कमिश्नरियों का प्रशासक था। कमिश्नरियों का प्रशासक था, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था। जबकि पड़ा अध्यक्ष की बात की जाए तो यह वाणिज्य विभाग से संबंधित था। वहीं सीता अध्यक्ष की बात की जाए तो यह कृषि से संबंधित विभाग था। सूना अध्यक्ष की बात की जाए तो यह बूचड़ खानों का प्रभारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। प्राचीन समय में शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र थे, नालंदा और तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यदि पूछा जाए गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो इसका सही जवाब होगा नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धर्मस्थायी और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकाल न्याय व्यवस्था में दो प्रकार के थे, एक धर्मस्थायी और दूसरा कंटक शोधन। यदि धर्मस्थायी की बात की जाए तो यह दीवानी था, दीवानी न्यायालय। और कंटक शोधन की बात की जाए तो यह फौजदारी न्यायालय था, फौजदारी न्यायालय था। अर्थात धर्मस्थायी दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? अर्थात मौर्य काल से नगर पालिका वह कार्य कर रहा है जो आज के प्रशासन भी वह कार्य नगर पालिका कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग के नगरों में प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक कहलाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद को 5-5 सदस्यों तथा 6 समितियों का उल्लेख किया है। समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मागध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध तथा सूत वर्गों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांवों के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मौर्यों ने। मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से
किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारी होने या बंध्या होने पर पति उसका त्याग कर सकता था। इसका वर्णन अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वह पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया है को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। अर्थात यहाँ पर स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, जबकि पति पुनर्विवाह कर सकता था। इसका वर्णन मनुस्मृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इसका सही जवाब होगा वरात्र क्षत्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ की हत्या करके उसका सेनापति शुंग ने 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम शुंग वंश पड़ा, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इन 2 अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित पतंजलि था। यदि पूछा जाए कि मौर्य वंश का संस्थापक, तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। यदि सन पूछा जाए तो 322 ईसा पूर्व, अर्थात मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में की गई थी। वहीं अंतिम मौर्य सम्राट की बात की जाए तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। यदि इसकी राजधानी अर्थात मौर्य वंश की राजधानी की बात की जाए तो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदू यवन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्ट्रैटो सेकंड। स्ट्रैटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, जो कि एक हिंद यवन शासक था। इन्होंने 25वीं ईसा पूर्व से 25वीं BC से 10वीं ईस्वी तक शासन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, अर्थात तीनों एक समय के हैं जबकि एक उससे भिन्न है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिलिंद। बिंबिसार मगध साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक था। यह हर्यक कुल से संबंधित था। इसका समय था बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व के समय था। वहीं प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 482 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हुए। अर्थात बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत एक समय के थे जबकि मिलिंद इससे भिन्न समय का था। मिलिंद, जिसे मिनांडर कहा जाता था, इसका समय था 150 से 130 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि गुजरात जिले के गिरनार से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रुद्रदामन प्रथम ने। शक वंश का प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था। शक वंश से संबंधित था रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए भी करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अर्थात सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद वन राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। यदि पूछा जाए कि प्रचलन सबसे पहले कौन कराया था, तो इसका सही जवाब होगा हिंदू यवन शासकों ने। यदि सर्वाधिक संख्या की बात की जाए तो कुषाणों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत ने निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है सर्वप्रथम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेंकटफिशेस। भारत में यद्यप स्वर्ण सिक्कों को सर्वप्रथम
सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने प्रारंभ किया था, जबकि कुषाण शासकों में वेंकटफिशेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। वेंकटफिशेस एक कुषाण शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्तिकेय। यौधों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिणी पूर्व पंजाब एवं राजस्थान के बीच था। पंजाब और राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, अर्थात यौधेय सिक्के पर कार्तिकेय भगवान का अंकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 81वीं ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81वीं ईस्वी सन थी। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78वीं ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी। कनिष्क के राज्यारोहण 78वीं ईस्वी से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 57 ईसा पूर्व। जबकि अभी हम लोग देखे थे शक संवत पूछा जाए तो 78 ईस्वी। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? शक संवत निकालने के लिए हमें 78 से घटाना होगा, अर्थात 2009 में 78 घटाना होगा, तब हमें शक संवत प्राप्त होगा। घटाने के बाद हमें मिलेगा 1931। यदि विक्रम संवत पूछा जाता है तो विक्रम संवत में हमें 57 जोड़ना पड़ता है। अर्थात यदि हमें शक संवत निकालना है तो 78 से घटाना होगा। यदि हमें निकालना है विक्रम संवत तो उसमें 57 जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर कोट के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। कनिष्क के समकालीन अश्वघोष व सुमित्र थे। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इन्होंने बुद्धचरित जैसी महान कृति की रचना की थी। बुद्धचरित की। वासुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे। कालिदास से गुप्त काल से संबंधित थे, जबकि कंबन 12वीं सदी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। पतंजलि शुंगकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जबकि अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और एक पार्श्व, ये चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती। रप्तक अभिलेख या अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। अफगानिस्तान 1993 में इसकी खोज हुई थी। यह 4 शहरों में प्राप्त हुआ है, जिसकी एक ट्रिक है 50 कौशाम्बी, अर्थात पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में रप्तक अभिलेख प्राप्त हुआ। चा से हो जाएगा चंपा, चंपा से रप्तक अभिलेख प्राप्त हुआ। सा से हो जाएगा साकेत, और कौशाम्बी से कौशाम्बी हो जाएगा, अर्थात 50 कौशाम्बी। 50 कौशाम्बी अर्थात रप्तक अभिलेख हमें 4 शहरों से प्राप्त हुआ है। इसकी एक ट्रिक है 50 कौशाम्बी। पाटलिपुत्र, चंपा, साकेत और कौशाम्बी, इन 4 शहरों से रप्तक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो कि अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।